अगर हमारे कुछ चैप्टर छूट जाते हैं, ये सब हमारा किस कैटेगरी में आता है बच्चों? बैकलॉग की कैटेगरी में आता है। तो लगभग 91% बच्चों को ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इस प्रॉब्लम से हमें डरना नहीं है, इसको ओवरकम कैसे करें, इससे आगे कैसे बढ़े, इस चीज़ के बारे में हमें सोचना है। माइंडसेट को पॉजिटिव रखते हुए कि इस चीज़ से कैसे निकले और आगे अपनी जर्नी को कैसे कंटिन्यू करें, ये चीज़ पे हमें फोकस करना है। 3 चरण आप लोग इसमें यूज कर सकते हैं। 3 लेयर स्ट्रेटेजी। क्या पढ़ें, कब पढ़ें, कैसे पढ़ें। और ये अगर तीनों चीज़ें अगर आपकी बच्चों क्लियर हो जाती है, मतलब बैकलॉग वाली समस्या से आपको पूरी तरह से छुटकारा मिल चुका है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं अखिल गोयल, आपका फिजिक्स मेंटर, स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स वाला के इस चैनल पर। और आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम है, हाँ बिल्कुल, कौन सी? बैकलॉग प्रॉब्लम। आप लोगों को अगर मैं बताना चाहूँ तो अगर हमारे कुछ चैप्टर छूट जाते हैं, कुछ पोर्शन छूट जाता है, होमवर्क हमारा नहीं हो पाता या और भी चीज़ें हैं, तो ये सब हमारा किस कैटेगरी में आता है बच्चों? बैकलॉग की कैटेगरी में आता है। अगर हम लोग बात करें इंडिया में जेईई नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के बारे में, तो लगभग 91% बच्चों को ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो अगर आपको बैकलॉग की प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम से हमें डरना नहीं है, इसको ओवरकम कैसे करें, इससे आगे कैसे बढ़े, इस चीज़ के बारे में हमें सोचना है। ठीक है, ये प्रॉब्लम सभी को होती है। अपना जो माइंडसेट है उसको अपने को पॉजिटिव रखना है। माइंडसेट को पॉजिटिव रखते हुए कि इस चीज़ से कैसे निकलें और आगे अपनी जर्नी को कैसे कंटिन्यू करें, ये चीज़ पे हमें फोकस करना है। टॉपर्स लोगों को भी इसकी प्रॉब्लम होती है, तो इससे परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं होना है, एकदम रिलैक्स तरीके से इसको ओवरकम कैसे करें, इस बात पे फोकस करना है। तो अगर हम लोग आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करें तो मैं बताना चाहता हूं, बैकलॉग को क्लियर करने के लिए आप लोग 3 लेयर स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि 3 चरण आप लोग इसमें यूज कर सकते हैं, 3 लेयर स्ट्रेटेजी। और यहां पे फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा इसमें, वो है क्या पढ़ें। बैकलॉग में आपको पढ़ना क्या क्या है। दूसरी जो बात है वो है कब पढ़ें, कब पढ़ें। ठीक है सर। और तीसरी जो बात है वो है कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें। और ये अगर तीनों चीज़ें अगर आपकी बच्चों क्लियर हो जाती है, मतलब बैकलॉग वाली समस्या से आपको पूरी तरह से छुटकारा मिल चुका है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पहली जो बात है क्या पढ़ें। क्या पढ़ें, क्या पढ़ें मतलब जो सर बैकलॉग है वही तो पढ़ेंगे, जो चीज़ें हमारी छूटी हुई है वही तो पढ़ना है। हाँ बिल्कुल वही पढ़ना है, लेकिन उन चीज़ों को प्रायोरिटी के हिसाब से पढ़ना है आपको। प्रायोरिटी मतलब ये कि जो हाई प्रायोरिटी वाले चैप्टर है, हाई प्रायोरिटी वाले चैप्टर, हाई प्रायोरिटी वाले चैप्टर कौन से? मतलब जिनकी इंपॉर्टेंस अभी के लिए ज़्यादा है। मतलब एक तो उनसे प्रीवियस ईयर्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैसे डिसाइड करोगे आप लोग? पहला पैरामीटर तो ये हो गया। दूसरा पैरामीटर क्या हुआ कि इन चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस अभी ज़्यादा है, जो करंट हमारे चैप्टर्स चल रहे हैं या फिर जो अपकमिंग चैप्टर्स आने वाले हैं उनमें ज़्यादा है। तो इस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि कौन से चैप्टर्स का बैकलॉग पहले क्लियर करना है। जिनकी ज़रूरत हमें अभी ज़्यादा है उनका बैकलॉग पहले क्लियर करना है। समझ में आ गई ये बात? तो हाई प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स को पहले रखना है, उसके बाद मीडियम प्रायोरिटी वाले और उसके बाद लो प्रायोरिटी वाले। तो इस तरह से 3 कैटेगरी में आप लोग कैटेगराइज कर सकते हैं और लिस्ट आउट करके इन चीज़ों को ध्यान में रखें। क्या पढ़ें, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप सभी को। ठीक है, पढ़ना। अब दूसरा जो पॉइंट है हमारा, कब पढ़ें। कब पढ़ें सर? जब टाइम मिलेगा तभी तो पढ़ेंगे। टाइम आपको निकालना पड़ेगा ना। आपका जो डेली का रूटीन है, डेली का जो शेड्यूल है, उसमें से बेटा आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से 12 से 14 घंटे आप लोग पढ़ते होंगे, और अगर नहीं पढ़ते हैं तो आप उन लिस्ट में नहीं हैं। अगर देखो मैं डेटा की बात करूं तो नीट में 22 से 24 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, और अगर आप 12 से 14 घंटे डेली पढ़ते हैं तो मतलब आप उन 4 लाख बच्चों की सूची में आ चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आप 12 से 14 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं मतलब आप सूची से बाहर हैं। तो ये तो कंपलसरी है। और अगर आपके साथ में बैकलॉग की प्रॉब्लम है मतलब आपको 14 घंटे कम से कम कंपलसरी पढ़ना ही है। इससे कम में काम नहीं चलने वाला। और उसमें से लगभग 25 से 30% जो समय है वो आपको बैकलॉग को क्लियर करने में देना पड़ेगा।
क्लियर है? मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो रोजाना आपको रोजाना 2 से 3 घंटे यहाँ पे देने पड़ेंगे बेटा बैकलॉग के लिए, 2 से 3 घंटे, ठीक है। और साथ में जो भी संडे आपको मिलते हैं उनको यूटिलाइज करो, या कोई एक्स्ट्रा आपकी हॉलीडे आ गई उसे आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो। ये बढ़िया आपका टाइम को मैनेज किया जा सकता है इस तरह से, ठीक है। क्लियर हुई ये बात? अब इसमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है आपको। कौन सी बात? पिछले पोर्शन को क्लियर करने के चक्कर में आगे के बैकलॉग क्लियर ना करें। मतलब करंट जो सिलेबस आपका चल रहा है उसमें कोई बैकलॉग नहीं बनना चाहिए। ये बात की तो आप लोग कसम खा लीजिए कि अब से कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। आज का काम तो आज ही खत्म करना है, इसको अलग से आप लोग लिस्ट आउट कर लीजिए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहला पॉइंट क्या है ये? आज करंट सिलेबस में कोई बैकलॉग नहीं। करंट सिलेबस जो आज अभी पढ़ाया जा रहा है, करंट सिलेबस में कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। करंट सिलेबस पूरा अपडेटेड रहे। वहाँ के जो आपके होमवर्क है, जो असाइनमेंट है, जो डीपीपीज हैं, जो क्लास नोट्स के रिवीजन हैं, वो सारे कंप्लीट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बैकलॉग, पुराने बैकलॉग को करने के चक्कर में आगे के नए बैकलॉग क्रिएट करें। ये बिल्कुल महापाप है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, करंट सिलेबस में कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। दूसरी एक समस्या जो देखने को मिलती है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट मिस कर देते हैं कि सर वो पुराना वाला चैप्टर छूट गया था इसलिए अब ये वाला टेस्ट हम लोग दे नहीं पाएंगे क्योंकि 50% तो वही आ रहा है। ऐसा कभी नहीं करना है। कोई भी मॉक टेस्ट आपको मिस नहीं करना है, चाहे कितना ही पोर्शन उसका आपका बैकलॉग हो गया हो, ठीक है। आप लोग ये कर सकते हैं, टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, जितना पोर्शन आपको आता था उसके बेसिस पे आप अपने आपका इवेल्युएशन कर सकते हैं, आप खुद की जांच कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा फेयर रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा कि कम से कम जो चैप्टर चल रहा है उसमें से इतना % मुझे आता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट सारे देने हैं। दूसरा, सारे मॉक टेस्ट देने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, सारे मॉक टेस्ट हमें देने हैं। क्लियर है ये बात? अब मॉक टेस्ट देने हैं, टेस्ट देना सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है कि कौन सी गलतियां हमने की, किस वजह से हमारे नेगेटिव मार्किंग हुई। सब्जेक्ट वाइज आप लोग एनालिसिस कीजिए कि कौन सी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई, कौन सी हमारी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स है, कौन सी एनालिटिकल मिस्टेक्स है। आप इन्हें कैटेगराइज कीजिए, आप लोग लिखिए इनको। मतलब करना क्या है आपको, ये जो मिस्टेक्स हमसे टेस्ट में होती है उनकी टेस्ट वाइज लिस्ट बनानी है। कैसे? एक अलग से नोटबुक बनाओ, उसको नाम दे दो मिस्टेक नोटबुक्स, मिस्टेक नोटबुक। मिस्टेक नोटबुक में आपको हर टेस्ट में होने वाली गलतियों को लिखना है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे। मिस्टेक नोटबुक में, मिस्टेक नोटबुक में हर टेस्ट में होने वाली मिस्टेक्स को लिखना है, होने वाली मिस्टेक्स को लिखना है। केवल लिखना नहीं है, फिर जब अगला टेस्ट आप लोग देने जाते हो उससे पहले उसका रिवीजन करना है। जैसे आप लोग फॉर्मूले का रिवीजन करते हैं ना, ऐसे अपनी गलतियों का रिवीजन करना है, गलतियों का रिवीजन करना है और ये कसम खानी है कि अगले टेस्ट में ये गलतियां नहीं करेंगे। क्लियर है? तो लास्ट तक आते आते आपके पास इतनी गलतियां हो चुकी होगी कि नई गलती करने की गुंजाइश बहुत कम आप लोगों की रहेगी। ठीक है? तो ये मिस्टेक नोटबुक का बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन है। क्लियर हुई मेरे हिसाब से आप सभी को ये बात? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कब पढ़ें ये आपको समझ में आ गया। कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ना है? पढ़ने का तरीका ये है कि टाइम टेबल नहीं बनाना है आपको। पढ़ने के लिए आपको टास्क की लिस्ट बनानी है। टास्क टेबल आप लोग इसे नाम दे सकते हो।
टाइम टेबल ये नहीं बना ना कि 2 घंटे फिजिक्स पढ़ ली, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ ली, 2 घंटे बॉटनी जूलॉजी पढ़ ली, ऐसा नहीं चलाना। ठीक है, आपको अपने कामों की लिस्ट बनानी है कि आज क्लास खत्म होने के बाद अब मेरे पास इतने घंटे हैं और इतने काम हैं, इन कामों को टाइम अलॉट करना है सबको एक लिस्ट फॉर्म में। ठीक है, मतलब क्या बनानी है, टास्क लिस्ट बनानी है, रोजाना बनेगी ये, रोजाना मतलब एक आपको डायरी बनानी है, उस डायरी में हर डायरी में डेली एक पेज पे आप लोग लिस्ट बनाओगे। तो क्या लिखे हम लोग यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4th पॉइंट क्या है, रोजाना टास्क लिस्ट बनाएं, टास्क लिस्ट बनाएं। और टास्क लिस्ट में टाइम लिमिट होनी चाहिए। पहली चीज क्या होनी चाहिए बेटा, टाइम लिमिट होनी चाहिए, टाइम लिमिट होनी चाहिए। दूसरा, कामों का प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए कि कौन सा काम हमें पहले करना है, कौन सा काम हमें बाद में करना है, तो उसकी लिस्टिंग होनी चाहिए कि नहीं ये वाली चीजें कल डिस्कस होगी तो इसे पहले करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। दूसरा क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी ऑर्डर। जैसे मान लो कैसे बनानी है आपको, ये क्या है आपकी टास्क लिस्ट रोज की। तो सबसे पहले ऊपर डालनी है आपको डेट, आज की डेट क्या है यहां पे डाल दो। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट क्या है, कौन कौन से काम है हमारे पास अवेलेबल जो हमें कंप्लीट करने कल के लेक्चर से पहले। तो जैसे आपने लिखा केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 को लर्न करना है, कितना टाइम लगेगा इसमें, वो टाइम सामने लिखो, मान लो 1 घंटा लग रहा है। दूसरा, जैसे जूलॉजी में चैप्टर नंबर 1 को समझना है, इसमें मान लो लग रहा है आपको 1.5 घंटे। फिजिक्स में DPP 2 के 20 क्वेश्चन करने हैं, इसमें मान लो आपको लग रहा है 1 घंटा। ठीक है, एक लगभग अपना आइडिया ले कि लगभग इतना समय मुझे लगेगा, ताकि अपना सारा काम कंप्लीट भी हो जाए और एक फेयर अटेम्प्ट भी हो जाए होमवर्क के लिए। ठीक है, मान लो बॉटनी में, तो इस तरह से आप समझ गए ना, जो भी काम है पूरे कामों की आपको लिस्ट बनानी है जो कि आपको अगले लेक्चर से पहले आइडियली करने हैं। ठीक है, उनके सामने उनका टाइम लिख दीजिए। ठीक है, कितना टाइम है, जैसे लगभग आप 5 से 6 घंटे, 6 घंटे मैक्सिमम आप लोग क्लास लेते होंगे, उसके बाद में 7 से 8 घंटे आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, 13 से 14 घंटे तभी होंगे। ठीक है, तो लगभग 8 घंटे की आपकी बच्चों ये लिस्ट रहेगी, 8 आवर्स की। क्लियर रखिएगा, 8 घंटे की ये लिस्ट आप लोग बनाएं। और अब लिस्ट अगर बन चुकी है तो अब इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करें। पहले तो आपने नॉर्मली लिख लिया प्रायोरिटी ऑर्डर, मतलब कि अच्छा फिजिक्स में कल डिस्कशन होगा 20 क्वेश्चन का, तो चलो इसको तो पहले कर लेते हैं, ये तो समझ में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये लर्निंग वाला पार्ट, अच्छा ये भी पहले करना है, इसको सेकंड दे देते हैं, अच्छा ये वाले को थर्ड दे देते हैं, ये 4th हो गया, इस तरह से ये 5th हो गया। इस तरह से सभी का प्रायोरिटी ऑर्डर बच्चों आपने डिसाइड कर लिया। अब करना क्या है, सबसे पहले प्रायोरिटी वाले काम को उठाना है, इसको फिनिश करना है, इसको फिनिश करके यहाँ इसको काट दो। बढ़िया, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत बढ़िया प्रोसेस है। ये वाला काम हो गया, इसको भी कैंसिल कर दो। तो धीरे धीरे आपकी लिस्ट के सारे काम निकलते जाएंगे और हो सकता है लिस्ट प्रायोरिटी वाले मतलब 7वें 8वें नंबर या 6ठे 7वें नंबर वाले काम बच भी जाए, लेकिन हाई प्रायोरिटी वाले आपके सारे काम हो चुके हैं, मतलब अगले दिन की प्लानिंग आपकी डिस्टर्ब नहीं होने वाली। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि आप अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर को सेट करके अपने डेली के कामों को निपटाएं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो बैकलॉग क्लियर करने में भी आपको डेली के कामों की लिस्ट बनानी है और अपने पिछले जो चैप्टर्स के बैकलॉग है, जो क्वेश्चंस के रिवीजन बाकी है, जो भी चीज़ें बाकी है, उनको साथ में इसी में लिस्ट में डाल दें आप लोग। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है,
अब यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो देखो टास्क लिस्ट हमारी बन चुकी है। तो वापस मैं आता हूँ पीछे, कैसे पढ़ें, पढ़ने का तरीका आपको समझ में आ गया। कैसे पढ़ना है बेटा, टास्क लिस्ट बना के, टास्क लिस्ट से। समझ में आई कि ये बात, ठीक है। जनरली ये आइडियल कंडीशन है हमारी। देखो जो भी क्लास आपकी होती है तो सबसे पहले तो बेटा आपको क्लास नोट्स को रिवाइज करना होता है। अगर मैं जैसे फिजिक्स की बात करूं, उसमें जो क्वेश्चंस आपको कराएं एक बार वापस अपने आप से खुद करें। जो भी डेली प्रैक्टिस के लिए आपको प्रॉब्लम्स दी जाती है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई हमारी, एक तो क्लास नोट्स का रिविज़न और दूसरा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। जो भी होमवर्क असाइनमेंट जो भी हमें दिया जाता है वो कंप्लीट करें। तो अगर आप ये दो चीज़ें कर रहे हैं तो बैकलॉग के क्रिएट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और ये दो चीज़ें अगर हमने नहीं की, इनमें से एक भी चीज़ मिस की, तो वही चीज़ें हमारी बैकलॉग की फॉर्म में आ जाती है और हमारा कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। तो अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, निरंतरता, कि रोज़ यही काम करना है। रोज़ अपनी लिस्ट बनाओ, अपने कामों की लिस्ट बनाओ, उन कामों को करते चलो। अगर बीच में कहीं भी हमने कोई भी गड़बड़ी की तो चीज़ें अव्यवस्थित हो जाती है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। तो मैंने ये जो बात की है ये बैकलॉग के क्लियरेशन के लिए भी बात की है, थोड़ी सी पढ़ाई के बारे में बात की। ये लेकिन तभी काम कर पाएगी जब आपका बैकलॉग बहुत ज़्यादा नहीं है, कि मान लो 10, 15, 20 लेक्चर, 25 लेक्चर तक है तो भी ठीक है। लेकिन अगर बच्चे मेरे से बोले सर हमारा तो 2 महीने का बैकलॉग है, 1.5 महीने का बैकलॉग है, तो कैसे करें? स्ट्रेटेजी तो बेटा सेम ही है, लेकिन इतना ज़्यादा बैकलॉग है मतलब मक्कारी बहुत ज़्यादा कर लिया, तो हमने चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर ली हमने, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों ने मान लो सर हमने तो तैयारी शुरू नहीं की, बैकलॉग का क्या करना है। तो अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, ऐसा नहीं है। अभी हमारे पास लगभग 10 महीने हैं, जिसमें पहले 8 महीने आप लोग अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और अगले 2 महीने आप लोग रिवीजन के लिए दे सकते हैं। तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। तो अभी भी आप लोग जीरो से शुरू करके नीट क्लियर कर सकते हैं। इस बात को आप लोग मान लीजिए, इस बात में भरोसा रखिए, यकीन कीजिए। और यकीन से अगर मैं बात करूं तो बेटा हमारा पीडब्ल्यू का ड्रॉपर के लिए हिंदी मीडियम में जो बैच है यकीन 2.0, उसकी क्लासेज अभी शुरू होने वाली है 14 जुलाई से। तो आप लोग चाहें तो उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पे भी एकदम जीरो से पढ़ाया जाएगा, सारी एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ है, पूरा आपको लाइव लेक्चर्स दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में लाइव लेक्चर्स दिए जाएंगे जिनकी रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल रहेगी। डीपीपीज प्रैक्टिस के लिए डेली दी जाएगी आप लोगों को। आपके लिए 24/7 डाउट के लिए सपोर्ट सिस्टम रहेगा। मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग नीचे दिए गए लिंक में जाके डिटेल्स में देख सकते हैं, बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो नए बच्चों के लिए, ड्रॉपर बच्चों के लिए ये भी एक बढ़िया प्लान है। जिन बच्चों का ज़्यादा बैकलॉग हो गया है वो बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक डिसाइड नहीं किया था लेकिन अभी मन बना रहे हैं या मन बना चुके हैं वो बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज की जो पढ़ाई की स्ट्रेटेजी है, बैकलॉग को क्लियर करने की स्ट्रेटेजी है, वो आपको काम की लगी होगी बच्चों। तो नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देना। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।